ये शो में। हुकूमती रिलीफ पैकेज 15 अरब रुपए ऊंट के मुंह में जीरा। आटा बहरान, मसाबकती कमीशन का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा। यूटिलिटी स्टोर्स, घी 5 रुपए और चीनी 2 रुपए मजीद महंगी। 15 अरब रुपए हुकूमती रिलीफ, दर हकीकत मुस्तफीद कौन? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मसला जो कि सबके घरों में दरपेश है, महंगाई का मसला। आखिरकार गवर्नमेंट का जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, ये 15 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज, अगर असल में पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, यानी कुल आबादी के लिहाज से देखें, तो किस हद तक पर फी जो इंसान, फी सिटीजन पाकिस्तान में कितने लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। और दरअसल अगर बात की जाए, दर हकीकत अगर बात की जाए, जो पसे पर्दा हकायक है उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए, क्या ये हम लोग मुस्तफीद होंगे या कोई और मुस्तफीद होगा? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस मुल्क में कार्टल्स हैं, माफियाज हैं। वजीर आजम बार बार खुद कह चुके हैं कि इस मुल्क में कार्टल्स हैं और माफियाज हैं, और हम देख रहे हैं कि वो माफियाज दिन ब दिन मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। तो आखिरकार इस पूरी सूरत हाल में जब ये 15 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, इसका फायदा हमें होगा या इन्हीं माफियाज को होगा? इसमें एक और अहम बड़ा सवाल है जी, कि आखिरकार ये जो रिसेंट रेड्स कुछ हुई हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हुआ है, मुसाबकती कमीशन जिसको कहते हैं, उन्होंने फ्लो मिल एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा मारा है, कुछ रिकॉर्ड सीज किया है, कुछ और फाइल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। कहा जा रहा है कि जो कलूसिव प्रैक्टिस होती है, यानी जो इस वक्त कार्टेल की प्रैक्टिस होती है, इसको जांच पड़ताल करने के लिए ऐसे इंस्पेक्शंस किए गए फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर पर। ये प्रेस रिलीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या इनका कोई फायदा भी होता है, हासिल हुसूल होता है, या नुमाइश सिर्फ इस वक्त आंखों का धूल है? क्या है ये भी सवाल उठाएंगे। और अहम तरीन ये जो, क्योंकि आज मुख्तलिफ रेट्स कैलकुलेट हुए हैं जी, कहा जा रहा है कि जो 15 अरब का पैकेज है, इसका जो फायदा होगा वो 68 रुपीज होगा, कोई कह रहा है जी इससे कम होगा। पर इंडिविजुअल क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम असेस करने की कोशिश करेंगे। और इस मुल्क के अंदर आटा और चीनी का बहरान आखिरकार हकीकत में है भी या नहीं, क्योंकि फ्लो मिल्स ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई बहरान नहीं है, बल्कि हुकूमत सियासी तौर पर ऐसी स्टेटमेंट्स देके इसको क्रिएट किया जा रहा है। इसकी असल हकीकत क्या है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल हाई फूड इन्फ्लेशन रेट, इसके पीछे पसे पर्दा हकायक, ये भी बेनकाब होंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सीनियर वज़ीर निगार है, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। डॉक्टर साहब, ये 15 अरब रुपए में मेरे और आप और हम सबके लिए किस तरह मुस्तफीद होंगे? और दूसरा, यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी और घी ये दोनों महंगे हो गए, तो इसकी वजह क्या है आखिरकार? और ये 15 रुपए किसकी जेब में जाएंगे, हम तक मिलेंगे भी या कहां जाएंगे ये? डॉक्टर साहब देखिए, अगर कोई भी हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसके खजाने में कोई माल होना चाहिए, कोई पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डॉक्टर हफीज शेख साहब ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हमारे ख़जाने में कोई पैसे किसी सब्सिडी के लिए, किसी रिलीफ के लिए नहीं है। तो अब ये हुआ ये है, ओरिजिनल सिफारिश जो है वो 15 अरब की गई थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझा हूँ जो कैबिनेट ने अप्रूव की है अमाउंट, वो 10 अरब की है। अच्छा। तो एक तो ये जो नई अमाउंट हमारे सामने आ रही है, ये कोई नया पैसा नहीं है, ये हसास जो प्रोग्राम है उसमें ओरिजिनली मुख्तस किया गया था, और वहां से निकाल के अब इसको ये 2 अरब रुपया महाना जो है यूटिलिटी स्टोर्स को दिया जाएगा। तो पहली बात तो समझने की ये है कि ये कोई नया पैसा नहीं है, ये पहले भी पाकिस्तानियों को मिलना था, लेकिन वो असास प्रोग्राम की मद में मिलना था। अब वो असास की जगह उसके ऊपर जो पैकेज है, उसके ऊपर जो नाम है वो रिलीफ पैकेज लगा दिया जाएगा, और वो 10 अरब रुपया बांटने का या कीमतें कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब 10 अरब रुपए की वैल्यू क्या बनती है, तो वो तकरीबन 48 रुपए सालाना फी कस बनती है, यानी कि तकरीबन 4 रुपए फी कस महाना। अच्छा, तो आपको और मुझे बड़ी मुबारक हो कि आपको इस महीने हुकूमत इजाफी 4 रुपए पूरे महीने के जो है वो एक रिलीफ देने चली है। इसके एवज आप देखिए कि जो आटे की कीमत 20 रुपए किलो अगर बढ़ जाती है, तो आपकी और मेरी जेब से तकरीबन 40 अरब रुपया महाना निकल जाता है। तो 40 अरब रुपए का टीका है और 4 रुपए महाना की रिलीफ हमें मिल रही है। अब दूसरी चीज आप सामने रख लीजिए कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं
वो 50 साल पहले हमने बनाए थे और 50 सालों में वो तकरीबन 5,900 हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और मेरा ख्याल में कोई 1% आबादी जो है उससे ज़्यादा की एक्सेस नहीं है इन स्टोर्स में पहुंचने की। और हुकूमत ने, तारीख खोल के देख लीजिए, हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जिसमें अरबों रुपए का नुकसान न किया हो। 27 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स ने मांगी थी, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, वो उनको दी गई, फिर 7 अरब की मजीद सब्सिडी उनको दी गई। तो ये हुकूमत जो है, आई थिंक ये कंफ्यूज हो गई है, ये बीमारी का इलाज नहीं कर रही, ये बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश कर रही है। असल बीमारी जो है चीनी के बहरान के पीछे या आटे के बहरान के पीछे, वो हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट की नीयत है, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो तमाम चीजें पूरी कर सकें। फिर ऊपर से हम देख रहे हैं कि असेंबली के फ्लोर पे जो बातें हो रही हैं, जो इस पे बहस भी हो रही है, तो उससे कोई फायदा हम तक तो नहीं पहुंच रहा। वो एक डिबेट क्लब की हद तक रह चुका है कि वहां पर जो बात हो रही है, कोई पॉलिसी मेकिंग तक, डिसीजन मेकिंग तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स में घी और बेसिकली जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, ये फिर किस मद में? और जब कहते हैं कि बहरान नहीं है, सप्लाई डिमांड हम पूरी कर रहे हैं, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं, ये क्राइसिस क्रिएट कौन कर रहा है? कहां से हो रहा है? कहां जा रहा है ये सारा पैसा? डॉक्टर साहब देखिए, ये वाकई बड़े सोचने की बात है कि 24 घंटे पहले वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान करते हैं कि वो कीमतें कम करने चले हैं, और फॉलोइंग डे, उसी दिन के बाद यूटिलिटी स्टोर्स वाले जो हैं वो घी और चीनी की कीमतें एकदम बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? हुकूमत और हुकूमती ब्यूरोक्रेसी के दरमियान में जो पैगाम रसाई का एक वो मैसेज सही नहीं जा रहा, कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले कहा था कि बीमारी का इलाज करना है। चीनी के साथ बीमारी क्या है, आटे के साथ बीमारी क्या है? आटे के साथ बीमारी ये है कि गंदुम की कीमत जो है वो हुकूमत खुद फिक्स करती है। जो निजी आटे की मिलों को कोटा देना है वो हुकूमत खुद फिक्स करती है। तकरीबन 8 से 9 मिलियन टन सालाना गंदुम हुकूमत खुद खरीदती है, और पैस्को और फूड डिपार्टमेंट जो है हमारी सूबाई हुकूमतों के, वो 700 से 750 अरब रुपया उधार लेते हैं बैंकों से और अपने गोदामों में गंदुम स्टोर करते हैं। अरबों रुपए की गंदुम उसमें से चोरी हो जाती है। आप देखते हैं कि वो जो गंदुम की बोरियां लिखी रहती हैं उसके अंदर से भूसा निकलता है, कुछ बोरियों के अंदर से मिट्टी निकलती है। तो ये पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। बीमारी जो कीमतें हैं वो नहीं है, वो कीमतें जो हैं वो महज एक अलामत है एक बीमारी की। देखिए, कैंसर एक बीमारी होता है और कैंसर के साथ साथ आपको वो लो ग्रेड बुखार रहता है, जो उसकी अलामत होता है। अब आप कैंसर का इलाज अगर एस्प्रिन से शुरू कर दें तो वो बुखार तो शायद कुछ अरसे के लिए नीचे आ जाएगा, लेकिन कैंसर की बीमारी वहीं रहेगी। तो यहां पे हो ये रहा है कि हमारी हुकूमत कैंसर और उसके अलामात के दरमियान में तफरीक नहीं कर पा रही। ये हुकूमत की अपनी पॉलिसीज के नतीजे के ये बहरान है। हुकूमत की अपनी पॉलिसी के नतीजे में चीनी की कीमत, चीनी में बहरान आ जाता है, आटे में आ जाता है, और ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यही पॉलिसी पीएमएलएन के दौरान थी, यही पॉलिसी पीपल्स पार्टी के दौरान थी। पिछली 4 या 5 हुकूमतों के दौरान पॉलिसी यही रही है कि हुकूमत खुद से गंदम की कीमत फिक्स करेगी, हुकूमत खुद से गन्ने की कीमत फिक्स करेगी। तो हुकूमत को यह फैसला करना है कि उसने हुक्मरानी करनी है या उसने आटे का कारोबार करना है और चीनी का कारोबार करना है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, इस पूरी सूरत हाल में जो आपने बताया, जिस तरह ये अलार्मिंग ज्यादा ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कीमतें कम हो, यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ रही हैं, एक तरफ रिलीफ पैकेज अनाउंस हो रहा है और दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल या तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिसमैनेजमेंट कह लें, या फिर गवर्नमेंट कुछ सम पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस कॉन्स्पिरेसी। अब क्या कह सकते हैं, तो पूरा माफिया है इसका मतलब जो ये काम कर रहा है। देखिए, वजीर आजम साहब का फेवरेट वर्ड जो है वो माफिया बन गया है, और ये असल में कार्टेल्स हैं जो इस हुकूमत में भी हैं। तकरीबन मिलते जुलते कार्टेल्स जो हैं इससे पहली हुकूमत में भी थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में भी ये कार्टेल्स जो हैं ये काम कर रहे थे। तो हुकूमत का काम ये है कि पॉलिसी बनाए, कारोबार छोड़ दे, और जो हमारे इदारे इस पर्पस के लिए बनाए गए हैं कि उन्होंने कार्टेल्स को तोड़ना है,
जिस तरह कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बिजली के सेक्टर में कार्टेल है, वहां पे हमने नेपरा बना रखा है। तो हुआ यह है कि जो कार्टेल्स हैं उन्होंने इन रेगुलेटरी एजेंसीज के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो अब वो जो पॉलिसीज बनानी थी 21 करोड़ पाकिस्तानियों के मफाद को सेफगार्ड करने के लिए, अब ये कार्टेल्स जो हैं इन इदारों को इस्तेमाल करते हैं और वो पॉलिसीज अपने मफाद में बना लेते हैं। तो मैं गिनने चला था, जैसे बिजली का कार्टेल है, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्टेल है, सीमेंट का कार्टेल है, चीनी का कार्टेल है, ये तकरीबन 100-125 कार्टेल्स हैं। तो ये गेम चल रही है, 125 कार्टेल एक तरफ और 21 करोड़ पाकिस्तानी एक तरफ। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो 125 कार्टेल्स जीत रहे हैं और ये 21 करोड़ पाकिस्तानी इस जंग में हार रहे हैं। सही। आपकी और मेरी जेब से पैसा निकल रहा है और उन कार्टेल्स की जेब में जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इसके बाद आएंगे तो आपको नाज़रीन ये भी बताएंगे। डॉक्टर फरूख सलीम साहब साथ हैं, आपके साथ हमारे साथ कमोडिटी के एनालिस्ट जो शमसुल इस्लाम साहब हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और बेसिकली आपके सामने ये रखेंगे कि जो 2 रुपए चीनी 5 रुपए घी में यूटिलिटी स्टोर्स में इजाफा हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रिक आते हैं, वजह क्या है, क्यों हुआ इजाफा, इससे मुस्तफीद कौन हो रहा है, और ये जो 15 अरब की सब्सिडी है क्या ये उसी कार्टेल की जेब में जा रही है, इसका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे अभी। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन हकायक बेनकाब हो रहे हैं। आखिरकार ये जो वज़ीर आज़म साहब का विजन है कीमतें और महंगाई कम करना, वो उस विजन पर अमल दरामद क्यों नहीं कर पा रहे? उनके अंदर क्या कैपेसिटी इस वक्त उसकी टीम में नहीं है? वो विजन है लेकिन विजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या विजन ही नहीं है? मसला आखिरकार कहां है? इस सूरत हाल में जब 15 रुपए का एक पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स में 2 स्पेसिफिक आइटम्स की कीमतों में इजाफा, यानी चीनी में 2 रुपए किलो और घी में 5 रुपए किलो। आखिरकार इसके पीछे वजूहात क्या है? यानी हम लोग अगर खरीदने जाएंगे ये अशिया, अगर यूटिलिटी स्टोर में ये महंगी हो रही हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं? क्योंकि एक तरफ वो रिलीफ दे रहे हैं 2 अरब रुपए माहाना और एक तरफ कीमतें बढ़ा रहे हैं, या इसके पीछे कोई एक पसे पर्दा ऐसे हकायक हैं जिसको बेनकाब होना जरूरी है? क्या ये कोई कार्टेल है जो ये कीमतों को बढ़ा रहा है जानबूझ के, जो मुस्तफीद होगा? और ये 15 अरब रुपए जो कहा तो जा रहा है कि हमें मिलेंगे, या 10 अरब रुपए जो एक्चुअल अमाउंट है 5 माह में 2-2 अरब रुपए, ये हमें मिलेंगे भी या किसी और की जेबों तक जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है जो आज प्रोग्राम में उठा रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अजनास के कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर फरूख सलीम साहब साथ हैं। ये 2 रुपए और 5 रुपए का किस्सा क्या है? ये क्यों कीमतें बढ़ी हैं अचानक से, जब गवर्नमेंट कम करना चाह रही है, यूटिलिटी स्टोर्स बढ़ा रहे हैं? क्या हो रहा है आखिरकार, वजह क्या है? देखिए, जो रिलीफ अनाउंस हुआ है 10 अरब का उन्होंने टोटल यूटिलिटी स्टोर को देने का कहा है, और 5 अरब उन्होंने कहा कि जी यूथ मिनी यूटिलिटी स्टोर बनाएंगे। उस 10 अरब को भी उन्होंने डिवाइड किया कि महीना के ऊपर जो है 2 अरब रुपए माहाना उनको दिया जाएगा। अब ये देखेंगे इनका यूटिलिटी स्टोर काम कैसे करता है। आप उसकी हिस्ट्री तो देख चुके हैं, आपके सामने है सब कुछ कि क्या पास्ट में यूटिलिटी स्टोर कितना एफिशिएंट था, उसकी एफिशिएंसी सबके सामने है। अभी ये क्या है कि प्रोक्योरमेंट उन्हीं से करते हैं। असल में ये रिलीफ जो है आम आवाम को नहीं मिल रहा, बल्कि उन कार्टेल को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो चीनी का कार्टेल, बड़ा मुनज़्ज़म कार्टेल्स है, चीनी का कार्टेल है, उसके अंदर आपका आटे मिल वालों का कार्टेल है, उसके अंदर घी तेल का कार्टेल बना हुआ है, उसके अंदर चावल का कार्टेल बना हुआ है, जो बासमती चावल ये खरीदते हैं वो भी एक कार्टेल उसके अंदर प्ले कर रहा है रोल। फर्क ये है कि देखो, आपने तब्दीली का एक नारा लगाया, अभी आपने उस हुकूमत को तब्दीली की तरफ पाकिस्तान को लाने के लिए आपको पॉलिसी को चेंज करनी थी। ये पॉलिसीज जो है 72 साल से ऐसी चली आ रही है कि सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म जो है, इसने हुकूमत की खजाने पे अरबों रुपए का बल्कि खरबों रुपए का नुकसान डाला। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट जो है हर साल सब्सिडी के सर पे खर्च करती है। फिर खाली वीट प्रोक्योरमेंट पे जो इस वक्त जो है कमोडिटी ऑपरेशंस का आउटस्टैंडिंग है वो 760 अरब है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इन्होंने कम गंदम खरीदी, जबकि उससे पहले वाले साल में जो 900 अरब तक कमोडिटी ऑपरेशन चला गया था। स्टेट बैंक फाइनेंस करता है उसको, और उसके ऊपर आप रिलीफ की बजाय आप 50 अरब से ज्यादा का लॉस जो है आपके पास्को है वो कर रही है। इसी तरह से फिर आपको रिलीफ जिनको पहुंचाना चाहिए, जिनके नाम पे पॉलिसी बनती है, वो है ग्रोअर्स, कि ग्रोअर को हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि थ्रू सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है। लेकिन आपने देखा कि लास्ट ईयर जो आपका ग्रोअर ने आया है और उसमें सिंध सूबे ने प्रोक्योरमेंट नहीं की, क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पे मौजूद है कि आपके ये जो सरकारी आदाद शुमार है उनके मुताबिक तो कहा जाए तो गंदम जो है की पैदावार 2 करोड़
52 लाख टन रही, ये पिछले माली साल की बात हो रही है। इसी तरह कहते हैं जी कि चावल की पैदावार 72 लाख टन रही, चीनी की पैदावार 49 लाख टन रही, इसी तरह गोश्त की पैदावार 44 लाख टन, 48,78,000 टन, मछली की पैदावार 5,75,000 टन रही। ये शॉर्टफॉल क्रॉप्स में तो नहीं है इसका मतलब? देखिए जी, क्रॉप में कोई शॉर्टफॉल नहीं है। ये जो है जिसको मुनज़्ज़म माफिया कहते हैं, वो वेल कनेक्टेड माफिया है। वो अपने फायदे के लिए ऐसी पॉलिसीज बनवाता है, क्योंकि देखिए फ्लावर मिल वाले क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने प्रोक्योरमेंट करे, अपने फंड्स इस्तेमाल करे और वेयर हाउसेज में रखे, और उनकी चक्की को जब उनकी फ्लावर मिल को गंदम की जरूरत होगी वो उनसे लेते रहेंगे। इस सप्लाई के अंदर जो है फिर वो करप्शन का एलिमेंट आ जाता है, जहां आपने देखा कि चोरी भी हुई और वेयर हाउसेज पे जो है पेपर पे स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर फिजिकल स्टॉक नहीं थे। ये माजरा क्या हुआ यूटिलिटी स्टोर्स में आप या इस पूरे को अगर आप जिस तरह आपने बताया इसका पस मंजर, तो इस वक्त जो 2 रुपए कीमत चीनी की बढ़ी है, ये हुकूमत ने बढ़ाई है, यूटिलिटी स्टोर्स ने खुद बढ़ाई है, ये किसी ने बढ़वाई है, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये क्या है, ये क्या हुआ? देखो ना, चीनी का जो है मिलर्स एसोसिएशन, उन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को ये सारी, जो आपका रोल मेन प्ले करता है, वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड जब से भी बना है, वो आपकी प्राइसेस को हाइक कराता है, ऊपर बढ़ाता है, और उसके जरिए इन्होंने पहले 80 रुपए की प्राइस फिक्स कराने की कोशिश कर रहे थे, जो यूटिलिटी स्टोर में आपने देखा होगा कि 75 रुपए की फिक्स की गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने कीमत कम करके 68 रुपए की, और अब 68 रुपए को फिर 70 रुपए पे लेकर आए हैं। तो उसका फायदा जो है उनको जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक प्लान, एक ऐसा माहौल बनाया कि इसको बबल किया, प्राइस को बलून बना दिया, और ये दिखाया कि चीनी की कीमत जो है बहुत ऊपर चली गई है, और इंपोर्ट आएगी तो इंपोर्ट की ये कॉस्ट बनती है, लैंडेड कॉस्ट, जिसकी बेस पे इन्होंने अपनी मिनिमम प्राइस फिक्स कर ली। और वो चीनी जो 50 रुपए किलो, 50 से 52 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। आप 50 रुपए किलो की चीनी जो है जो बन रही है, वो 70 रुपए में देंगे, 20 रुपए किलो पे मुनाफा होगा। ये घी के साथ हुआ। इसी तरह से देखें जी, ऑयल के अंदर भी है, घी में भी यही है कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड है, वहां पे बहुत बुरा क्रैश हो चुका है मार्केट में। पाम ऑयल जो है कोई $800 से स्लाइड होके कुछ 725 के करीब आज $720 के ऊपर आज पहुंची हुई है। लेकिन आप देखोगे कि ऑयल की कीमत में जो 170 रुपए या घी की कीमत जो रखा था उसको 175 किया गया है। वो इसमें जो है देखिए वर्किंग क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास सारा कानून है, वो यहाँ तक कि ग्रोअर की जब प्राइस फिक्स करते हैं, सपोर्ट प्राइस, उस वक्त उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं कि इसको कल्टीवेशन करके इसको क्या मुनाफा मिलना चाहिए, वो कर लेते हैं। तो जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जो आपकी फ्लावर मिल एसोसिएशन है, उनको आप जितनी गंदम रिलीज कर रहे हो, आपने कभी उनसे ये पूछा कि आपने इतनी गंदम ली तो इसका आटा कितना बना? वो देखें, जो इकोनॉमी है, जो नेशनल एक्सचेकर है, उसमें वो सही पिक्चर नहीं आ रही जितना वो रिलीज किया। इस मीन के समथिंग फिशी उसके अंदर हो रहा है। इसी तरह से शुगर का भी यही है कि आपका जो है गन्ने वाले, आप वो कह रहे हैं कि आजकल के हमने 275 तक 250 तक लिया, जबकि गन्ने की फिक्स प्राइस जो है वो 190 रुपए थी। पिछले साल जो पिछला सीजन था उसमें 180 रुपए थी। उस वक्त 52 रुपए की चीनी मिल रही थी क्रशिंग सीजन के स्टार्ट पे। इस दफा क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ एंड नवंबर में, और दिसंबर में ये चीनी जाके आपकी 70 रुपए 75 रुपए तक पहुंच गई थी। और अभी आप देखें कि मार्केट के अंदर अभी भी चीनी की कीमतें कैसी हुई हैं। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है इस पूरे रिलीफ का, वो उन्हीं बैरन्स को जाएगा, उन्हीं कार्टल्स को जाएगा जो इससे कनेक्टेड है। उसके अंदर बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम होता है। और इसके पीछे खराबी क्या है? पाकिस्तान में मशरूम ग्रोथ हुई है सूडो एसोसिएशन की, फेक एसोसिएशन की, बोगस एसोसिएशन की। उसके लीडर, सूडो लीडर जो होते हैं, वो बड़े बड़े बिग विग्स को साथ मिलाते हैं, और उसके बाद फिर ये अपना पीआर डेवलप करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के साथ इनका कनेक्शन हो जाता है, और फिर अपनी मर्जी की पॉलिसी लेके आते हैं। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको जो ये पूरा नास्टी रोल प्ले कर रहे हैं ये कार्टेल्स, ये मुनज़्ज़म एसोसिएशन है, बोगस करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी अहम बात आपने, डॉक्टर साहब, इसका मतलब आपसे आपकी तरफ आएंगे फरोख सलीम साहब, तो इसका मतलब ये कि ये जो 2 रुपए कीमत बढ़ी है, ये बढ़वाई गई है, एक मिनिमम प्राइस सेट की गई है चीनी की और घी की। लेकिन सवाल फरोख सलीम साहब ये है कि फिर अगर माफिया कीमत बढ़ा सकती है, यूटिलिटी स्टोर्स की कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, तो गवर्नमेंट किधर है फिर? डॉक्टर फरोख सलीम साहब, ये गवर्नमेंट का काम होता है कंट्रोल करना, या कोई इंक्वायरी कमेटी बनाकर फिर बैठ जाएंगे? क्या करेंगे जब माफिया कीमतें बढ़ा रही है यूटिलिटी स्टोर्स में? डॉक्टर साहब देखिए, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं कि रियासती इदारों को ताकतवर कार्टेल्स जो हैं वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फिर पॉलिसीज अपने मतलब की और अपने मुनाफा बख्शी की बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमें पता हैं, ये प्रॉब्लम्स पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान की मईशत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी बड़ी गहरी जड़ें बन चुकी हैं। हमने ढूंढना है कि इनकी सोल्यूशंस क्या हैं। देखिए, मैं यकीन करता हूं कि हमारे इस दफ़ा जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो दिल से चाहते हैं कि किसी तरह कीमतों को नीचे लेके आएं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि तनख्वाहदार तबका जो है पाकिस्तान का, उसको उसके ऊपर बोझ किसी तरह कम किया जाए। लेकिन ख्वाहिश और नतीजे के दरमियान में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, और वो आपको कवर करना है कि चाहत के बाद
एक पॉलिसी बनानी होती है, हुकूमत की जगह पे एक पॉलिसी टीम चाहिए। उस पॉलिसी टीम के बाद वो पॉलिसी टीम बैठ के एक हिकमत अमली बनाती है, एक स्ट्रेटजी बनाती है। उसके बाद फिर वो बजट ढूंढते हैं कि स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, फिर एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बनती है। देखिए मुल्क ऐसे नहीं चल जाते। यहां पे मैं देख रहा हूं कि वजीर आज़म साहब की चाहत भी है, वजीर आज़म साहब की ख्वाहिश भी है, लेकिन ना तो कोई पॉलिसी बनाने वाली टीम है, ना कोई हिकमत अमली बनाने वाली टीम है, ना हमारे बजट में कोई पैसा है, ना कोई इंप्लीमेंटेशन टीम बनाई जाती है। तो वो जो फासला है चाहत और एक्चुअल नतीजे के दरमियान में, वो कभी अबूर नहीं कर पाता हमारा वजीर आज़म। और यहां पे तो सिंपल प्रॉब्लम्स तो आपको आपके सामने बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम इन्होंने सामने रख दिए कि ये पैसा जो है, जो 10 अरब है, ये भी वापस उन्हीं ताकतवर कार्टेल्स की जेब में चला जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हमें सफान साहब पता है, लेकिन अब हमने इनका सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन ढूंढने के लिए हुकूमत के या तो काबिल नहीं है, या वजीर आज़म साहब तक कोई सही खबरें नहीं पहुंच रही। अब तो एक मीटिंग में उन्होंने खुद से कहा है कि मेरी माशी टीम जो है वो उसने मुझे धोखे में रखा है। तो अब ये तो जो असल बात है, जो असल कैंसर है, वो तो हुकूमत की पॉलिसी है। वो हुकूमत खुद है जो इस कारोबार में पड़ी हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स का कारोबार कर रही है, आटे का कारोबार कर रही है, चीनी का कारोबार कर रही है। हालांकि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है। तो अब ये कौन पहुंचाएगा? वो जो इर्द गिर्द लोग हैं वजीर आज़म साहब के, वो किसी को इजाजत देंगे कि वो जंजीर तोड़ के आगे जाएं और वजीर आज़म साहब को बताएं कि असल में क्या हो रहा है? ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपके सामने ये हैरान कुन इंकिशाफ की बात जिस तरह डॉक्टर फरोज़ साहब भी कह रहे हैं नहीं है, लेकिन शब्द साहब जिस तरह बयान की है कि ये सारा पैसा जो रिलीफ के नाम पर दिया जा रहा है, ये भी दरअसल इसी माफिया या कार्टेल या इसको बैरन्स जो भी कहें, उन्हीं की जेबों में जाएगा। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकाइक, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रीसेंट कार्रवाइयां की, उनका किरदार इस पूरे सिलसिले में क्या है? ये कार्टेल्स हैं तो इनको तोड़ेगा कौन? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकाइक बेनकाब हो रहे हैं। रिसेंटली एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फाइन इंपोज हुआ तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का, 75 मिलियन रुपीस का फ्लोर मिल्स के ऊपर। अब ये कल भी हमने देखा कि फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो ऑफिस है उसके ऊपर एक इंस्पेक्शन की गई कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या थी और इसके पसमंजर क्या है, और कंपटीशन कमीशन का ये जो 75 मिलियन का फाइन था, इसका मकसद क्या था, और ये जो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं नए सिरे से अगेंस्ट द फ्लोर मिल एसोसिएशन, इसकी वजह क्या है? क्या कोई कलूसिव बिहेवियर यानी कार्टेल का जो बिहेवियर होती है, प्राइसेस को यूनिफॉर्म करना, मैनिपुलेट करना, ये सब हो रहा है वहां पर? हमारे साथ असफंदियार खटक साहब जो तर्जुमान है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ही इज ज्वाइनिंग। आपका शुक्रिया असफंदियार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये जो हमने बताया जिस तरह के 75 मिलियन का फाइन था, 13 दिसंबर 2019 का फैसला था, उसके बाद क्या ये नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है? क्या हुआ ये? जी शफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि दिसंबर 2019 में सीसीपी ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर एक इंक्वायरी के बाद हुआ था जिसमें फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को सेक्शन 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया था। उसी ऑर्डर में सीसीपी ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को वाज़ेह हिदायत दी थी कि मौजूदा और मुस्तकबिल की कीमतों, पैदावार और मार्केटिंग से मुतालिक बातचीत, मशावरत और फैसले कंपटीशन मुखालिफ होते हैं और एसोसिएशन को इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इन वाज़ेह अहकामात के बावजूद फ्लोर मिल एसोसिएशन और उसके मेंबरान बाज़ नज़र में कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए हैं। तो हमने दोबारा एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है और उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हमारी जो टीम है उन्होंने कल लाहौर में PFMA के ऑफिस पे सर्च इंस्पेक्शन किया और हमने जो हमें मालूमात दरकार थी जिससे मुतालिक हमने फाइलें उनसे कब्जे में ले ली है। अच्छा असफंदियार साहब, ये मुझे फरमाइए कि ये जो आप फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर पर जब आप इंस्पेक्ट करते हैं, वहां से फाइल्स आपने रिकॉर्ड पे लिए हैं, तो उन फाइल्स के अंदर क्या उन फ्लोर मिल्स का डेटा है जिन्होंने कितनी गंदुम किस फ्लोर मिल ने खरीदी, और जो हम ये सुनते हैं अक्सर के सब्सिडीज मैनिपुलेट होती हैं यानी फेक दिखाए जाते हैं और सब्सिडीज क्लेम कर ली जाती हैं गवर्नमेंट से, क्या उसमें मुस्तफीद होगी ये डॉक्यूमेंट जो आपने हासिल किए? देखिए, इसमें जो हमने कल सर्च इंस्पेक्शन किया, इसमें बुनियादी हमारा मकसद फ्लोर मिल एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट है रिगार्डिंग
जो इनकी मतलब एक प्राइसिंग से मुताबिक अगर ये कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो हम फ्लोर मिल एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे फ्लोर मिल्स के डेटा को हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ अभी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो बेशक अपने इस सेक्टर के लिए काम करे, लेकिन कीमतों से मुतालिक या पैदावार या मार्केटिंग से मुतालिक जो हसास मालूमात होती हैं उस सिलसिले में अपना कोई रोल प्ले ना करें। तो हमें तो ये एसोसिएशन के लेवल के ऊपर ये इंस्पेक्शन थी और ये एसोसिएशन तक ही रहेगी, इन्वेस्टिगेशन फ्लोर मिल्स तक नहीं जाएगी अभी तो हमारी जो इंक्वायरी टीम है जब वो इन दस्तावेजात की जांच पड़ताल करेगी तो इंक्वायरी टीम अपने काम में आजाद होती है, कमीशन का उनके ऊपर कोई वो नहीं होता, अमल दखल नहीं होता। तो अगर वो मुनासिब समझते हैं, अगर उनके ख्याल में उनका एक्सटेंड करना है दायरा कार इस इंक्वायरी का, वैसे ये जो इंक्वायरी है इसको बड़ा ब्रॉड बेस्ड कमीशन देख रहा है, इसमें हम एक तरह से कॉस्ट ऑडिट भी कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ पहलू देख सकते हैं। अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन इस इंक्वायरी के तहत हम देखेंगे कि जो इस वीट सेक्टर है, फ्लोर वीट सेक्टर, इसके अंदर किसी किस्म की कोई एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज हो, गैर मुसाविकी कोई एक्टिविटीज। ठीक है सोहेल साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और अपना वक्त दिया और इस बारे में हमें आगाह किया। तो आप ये कि ये इन्होंने फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर पर रेड किया है। अब इस दफ्तर पर रेड करने से जो डेटा हासिल होगा उस बुनियाद पे क्या हम प्राइस मैनिपुलेशन यानी जो कीमतों में इजाफा हुआ या कीमतें यूनिफॉर्म करके जो कार्टेल किया जाता है, जिसे आप कहते हैं माफिया कार्टेल गठजोड़ जिसे आप कह सकते हैं, क्या उसको तोड़ने में कोई फायदा होगा शमसुल इस्लाम साहब? देखें जी, पहले तो सीसीपी का आपको मैं बताऊं कि अगर आपको 2008-9 का आपको याद होगा कि जब चीनी का बुरहान आया तो उस वक्त भी सीसीपी कमीशन बना था और उसने एक रिपोर्ट बनाई थी बाकायदा, लेकिन जब उसने सारे हकायक अनवेल किए तो उसके ऊपर फिर उसको ट्रूथलेस और नेललेस कर दिया कि पॉलिसी में उसके कानून और उसके कवानीन को तब्दील कर दिया गया। जो आप खालिद रजा साहब एसईसी पॉलिसी बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने किया था और उसके बाद उनको हटाया भी गया था और दूसरे फिर बने और उसके बाद जो अमेंडमेंट कर दी पूरे सिस्टम में तो उसके बाद वो इनइफेक्टिव होकर रह गया। आज सीसीपी पाकिस्तान है तो सही, लेकिन देखें जब आपके पास एक यूनिफॉर्म रेट आता है, कार्टेल कैसे बनता है, कार्टेलाइजेशन कैसे होती है कि जब यूनिफॉर्म रेट हो जाए। अगर एक फ्लावर मिल का आटा आज अगर वो 50 रुपए का बिक रहा है तो दूसरी का अगर 55 का बिक रहा है तो फिर आप कह सकते हो जी फर्क है, लेकिन अगर सब ने एक ही प्राइस रख दी है तो इसका मतलब है कि वो कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह से चीनी का भी अगर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन चीनी एक रेट पे बिकती है। इसी तरह से आपका घी और ऑयल का जो है वो भी तकरीबन एक ही रेट पे आ जाता है। तो क्योंकि एसोसिएशन जो है वो उसको स्ट्रेंथन करती हैं कार्टेल्स को, उसमें बिग जो इकट्ठे होते हैं वो मिलके फिर अपनी यूनिफॉर्म प्राइस तय करते हैं और फिर उससे वो बेनिफिट। अभी आप अरबों रुपए का जो है जो आटे का बुरहान हुआ उसमें अरबों रुपए कमाए गए हैं कि आपको सरकारी रेट पे गंदम जो है वो मिल रही है 35 रुपए 37 रुपए किलो मिल रही थी और उसमें 5 रुपए आप ऐड करो जो इनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला था कि जी हमारे इसमें प्रॉफिट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो वो आटा जो 40 रुपए 42 रुपए का बिकना चाहिए था वो आटा जाके मार्केट में 70 रुपए तक बिका, तो इस अरबों रुपए कमा लिए। तो जो फाइन अभी इन्होंने कहा है उस फाइन को भी यही होगा कि कोर्ट से जाके वो रोक लिया जाएगा, तो वो मिलेगा कुछ नहीं। तो आपने कार्टेलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया है, उसको तोड़ा नहीं है। आपके पास सामने माजी में बहुत सारे कार्टेल सामने आए हैं कि पोल्ट्री का कार्टेल है, राइस का एक कार्टेल बना हुआ है जो प्राइस को देखेंगे इस वक्त 100 रुपए किलो बासमती चावल कॉस्ट करता है, लेकिन आपको मार्केट में मिलेगा 200 रुपए से भी ज्यादा। और वो एक्सपोर्टर्स यूज कर रहे हैं एक्सपोर्ट रिफाइनेंस को, उसको एक्सपोर्ट दिखा के जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है स्टेट बैंक की, उसके बाद उसको होल्डिंग करते हैं। और आपकी जब चावल अभी दिसंबर नवंबर में आपकी क्रॉप आई है, अभी हार्डली 1-2 महीने हुए हैं और आपकी प्राइसेस ऑल वैरायटीज की, यहां तक कि जो लाल चावल मुर्गी दाना जो कहलाता है वो भी बढ़ गया, टोटा भी बढ़ गया, हर वैरायटी बढ़ गई और तकरीबन इस प्राइस पे पहुंचा दिए कि आज आप प्रिवेलिंग मार्केट पे एक्सपोर्ट करना चाहो तो नहीं हो सकता। लेकिन साथ में एक और काम भी हो रहा है कि उस एक्सपोर्ट रिफाइनेंस को यूज करते हुए वो लोग लोकल मार्केट में तो चावल बहुत महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी प्राइस आप देखोगे तो प्रिवेलिंग मार्केट से भी कम है। इसका मतलब ये है कि वो प्राइस को ऊपर जैकअप करते हैं, लोकल मार्केट में इंडक्ट करते हैं, बेचते हैं, नफा कमाते हैं और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उस प्राइस लेवल से कम करके ऑर्डर ले आते हैं। तो जो दूसरे आम जो बड़े जो उसमें जो है स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स होते हैं वो उस पर काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट रिफाइनेंस हासिल करने के लिए आपको कोलेटरल देना है स्टेट बैंक को, उसके बाद आपको लिमिट होगी और आपकी 100 मिलियन की अगर एक्सपोर्ट है तो 50 मिलियन आपको मिलेगा, उसका डबल करके दिखा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल मसला ये कि सब इनफेक्टिव है, सीसीपी भी डॉक्टर फरोज साहब ये तो हमने सुना था कि इमरान खान साहब ने वादे किए थे कि इदारों को मजबूत करेंगे। अब ये सीसीपी ने जो रीसेंट डेट्स किए हैं ये बिल्कुल सही कहना है, 75 मिलियन का फाइन अगर हो भी जाता है दिसंबर 13 में तो अरबों रुपए का तो मुनाफा आपने खुद अपने आर्टिकल में कैलकुलेट किया था कि कितना वीट और कितना फ्लोर शुगर क्राइसिस से हो चुका है। तो
इवेंचुअली क्या इससे, और वो भी मिलेगा, वो स्टे होंगे, आगे क्या होगा, वी डोंट नो दैट। और अभी भी फ्लोर मिल एसोसिएशन के ऑफिस पे रेड हुई है, नॉट ऑन फ्लोर मिल्स। क्या आप समझते हैं ये कारकर्दगी सही है डॉक्टर साहब? देखिए अलमिया ये है कि महंगाई हो चुकी और उसके बाद हुकूमत को ख्याल आया कि क्या तरीकाकार अपनाया जाए कि महंगाई को कम किया जाए। देखिए ये छापे मारने से या ये रिलीफ पैकेजेस के नारे लगाने से बीमारी दूर नहीं हो सकती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अभी जिक्र किया गया, बिल्कुल ठीक जिक्र किया गया, उसके दांत निकाल दिए गए हैं। वो खालिद मिर्जा साहब के ज़माने का मुझे कंपटीशन कमीशन याद है, वो जिस तरह रूलिंग्स दिया करता था और रूलिंग्स पढ़ने के काबिल होती थी, किस तरह साबित किया करता था कि शुगर मिल एसोसिएशन का क्या कार्टेल है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वालों का क्या कार्टेल है, ऑटोमोबाइल वालों का क्या कार्टेल है। ये आजकल के जो कंपटीशन कमीशन है इसके तो बिल्कुल असेंबली ने खुद से दांत निकाल दिए हैं। तो जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था गठ जोड़ का, वहां पे हमें नजर आ रहा है कि कार्टल्स हमारी असेंबली में बैठे हुए मेंबरान